अस्सलामुअलैकुम। CLI डिजिटल एकेडमी से नोमान फ़ारूक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग है। ये जो टॉपिक है वो बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग में, AO लेवल्स की अकाउंटिंग में और ACCA के जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल होता है। आज इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैं बात करूँगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल वे में करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्चुअल, प्रैक्टिकल बेस और क्वालिटी बेस एजुकेशन देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सर्कल में हमें हमारे डिजिटल एकेडमी को प्रमोट करने में हमारा साथ दीजिएगा। अच्छा जी, आज की जो वीडियो देखने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा जो इसके कॉन्टेक्स्ट में थी, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज, ई अकाउंट्स और एडजस्टमेंट सिखाई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एजिंग सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। एक एजिंग क्या होती है? एजिंग से मुराद ये होता है कि जो अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है वो कितना पुराना है, इसको कितना टाइम हो चुका है। ये एक आपके सामने क्वेश्चन है। ये हमारे एक कस्टमर है, काशिफ, फरहान, सलमान और अनस, ये 4 हमारे कस्टमर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आता है। काशिफ से मैं टोटल 50,000 रुपये मांगता हूँ, फरहान से 60,000 रुपये, सलमान से 70,000 रुपये और अनस से 80,000 रुपये। अब ये जो 50,000 रुपये है, अब जाहिर सी बात है हमने कस्टमर को माल दिया होगा तो कुछ 1 महीने पुराना वाला होगा, कुछ 2 महीने पुराना हो चुका होगा बैलेंस। मतलब टाइम होता है ना, कस्टमर तो फ्रीक्वेंसी में हमारे पास साथ चलता रहता है। हम कस्टमर को जब भी कोई सेल करते हैं तो कोई ना कोई क्रेडिट टर्म होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कस्टमर को 30 डेज क्रेडिट टर्म दी हुई है, 30 डेज क्रेडिट टर्म दी हुई है कि भाई आपके पास इतना टाइम है कि आप इस टाइम के अंदर जब भी हम आपको सेल करेंगे तो इस टाइम तक आप पैसे दे सकते हैं, यानी कि 30 दिन आपके पास क्रेडिट मौजूद है। अच्छा, वो जो 30 दिन के अंदर का बैलेंस है उससे नॉट येट ड्यू कहा जाता है। नॉट येट ड्यू से मुराद अभी तक ड्यू नहीं हुआ। आफ्टर 30 डेज हम उसे मांगेंगे, लेकिन अब अभी तक हम नहीं मांग सकते। अगर वो दे दे तो वेल एंड गुड है, और अगर ना दे तो लेकिन हम उससे मुतालबा नहीं कर सकते इसका। 1 से 30 डेज का मतलब ये होता है, ये बकेट का मतलब कि अब वो ड्यू हो चुका है और वो 1 से 30 डेज में जा चुका है। इसका मतलब ये है कि हम उनसे मांग सकते हैं कि भाई अब जो आपका बैलेंस है वो दे दें आप। 31 से 60 डेज से मुराद उसने अभी तक 1 से 30 दिन में पैसे नहीं दिए। हो सकता है कैश फ्लो का इशू उसके साथ, या व्हाट्सएवर, या कोई इनवाइस का इशू हो जाता है बाज़ औक़ात, या कोई रेट का इशू हो जाता है जिस वजह से कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं देता। कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है इनवाइस में, तो फिर वो कस्टमर का जो बैलेंस है वो 31 से 60 डेज में चला गया, मतलब और पुराना हो चुका। फिर वो 61 से 90 डेज में और पुराना हो चुका, और ओवर 90 डेज में मतलब 90 डेज गुजर गए, अभी तक उसका बैलेंस नहीं आया। होता है प्रैक्टिकली कंपनीज में ऐसा बहुत होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात रेट के इशू आ जाते हैं, क्वालिटी इशू आ जाता है, इनवाइस में इशू आ जाता है और लेजर का बैलेंस रिकंसाइल नहीं होता। तो दैट्स द रीज़न। फिर ये होता है कि जो कस्टमर जो है ना वो टाइमली मैनर पे पेमेंट नहीं कर रहा होता, तो वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होते होते वो ओवर 90 डेज में चला जाता है। अभी जो 50,000 का बैलेंस काशिफ का है, इसमें से 20,000 नॉट येट ड्यू है। मतलब ये अभी हमने उसको कुछ सेल इनवाइस जनरेट की होगी या अभी हमने उसे सेल की होगी, तो ये नॉट येट ड्यू है। 1 से 30 डेज में ड्यू होने के बाद वो 1 से 30 डेज बकेट में 15,000 चले गए। 31 से 60 डेज में इसका 5,000 का बैलेंस है, जो बहुत पुराना है, मतलब इनवाइसेस चलती रहती है ना, तो ये और पुरानी इनवाइस है। 3,000 जो है, 3,000 का कोई एक बैलेंस है या कोई एक बिल है जो वो 61 से 90 डेज में चला गया, और 7,000 रुपये का कोई एक बिल है जो ओवर 90 डेज में चला गया। ये जो 50,000 इसका जो बैलेंस है, ये इसका ब्रेकअप है। जो ब्रेकअप क्या कह रहा है, 50,000 देखें सम हो रहा है, ये ब्रेकअप है। इसी तरह से फरहान का ब्रेकअप है, सलमान का है और अनस का है। ये तो मैंने आपको बकेट की अंडरस्टैंडिंग दी कि एजिंग में बकेट क्या होते हैं। अब कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट कंपनी की डिफरेंट होती है। लेट सपोज राइट ऑफ पॉलिसी कंपनी की ये है कि नोट येट ड्यू के ऊपर 2% चांस है कि डिफॉल्ट हो जाएगा। 1 से 30 डेज पे 5% चांस है, 31 से 60 डेज पे 10% चांस है, 61 से 90 डेज पे 15% चांस है, और ओवर 90 डेज पे 30% चांस है। और ये समझ में आने वाली बात है, जितना ज्यादा पुराना बैलेंस होगा उतने ज्यादा चांसेस है राइट ऑफ होने के, मतलब डूबने के, पैसा डूब सकता है। तो कंपनी की पॉलिसी यही होती है कि नॉट येट ड्यू पे जाहिर सी बात है अभी का बैलेंस है तो कम चांसेस है,
जितना पुराना होता जाएगा चांसेस बढ़ते जाएंगे कि वो राइट ऑफ हो जाएगा या कस्टमर डिफॉल्ट हो जाएगा या कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा। अब ये तो सवाल था। इस वक्त हमारे पास ओपनिंग अलाउंस में, ये भी सवाल में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ओपनिंग अलाउंस से मुराद ये कि जो हमने प्रोविजन या अलाउंस निकाल के रखा हुआ इस वक्त 5,000 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स हमने अलाउंस में 5,000 रखे हुए हैं ऑलरेडी। अगर कस्टमर डिफॉल्ट होता है तो हमें हिट नहीं लगेगी, 5,000 रुपये हमारे पास मौजूद है, वहां से हम एडजस्ट कर लेंगे। चलें अब सवाल का आंसर करते हैं। अब ये जो सवाल आपके सामने आया है एजिंग का, आप इस सवाल को पूरा कंप्लीट कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ये आपने कॉपी किया, एग्जाम में भी इसी तरह से वहां पे कॉपी पेस्ट का चक्कर ये होगा कि सवाल को लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप टोटल बैलेंस निकाल लीजिएगा। ये टोटल आ गया मेरा, इसका हर बकेट का टोटल आ गया। यह आ गया मेरा टोटल बैलेंस। क्या आ गया? टोटल बैलेंस। अब ये आ गया मेरा टोटल बैलेंस। अब राइट ऑफ का अनकलेक्टेबल रेट कितना है हमारा? अनकलेक्टेबल रेट, अनकलेक्टेबल रेट कितना है? यहां से आपने देखा जो सवाल में आपको दिया, नोट योर ड्यू का 2% है, तो आपने यहाँ पे 2% रखा, ठीक है। 5% रखा इसका, सॉरी यहाँ पे 2% आ जाएगा नोट योर ड्यू, इसके अंदर 5% आ जाएगा, इसके अंदर 10% आ जाएगा, इसके अंदर 15% आ जाएगा और इसके अंदर 30% आ जाएगा जो सवाल में आपको गिवन होगा, ठीक है। अब अनकलेक्टेबल अमाउंट आप निकाल लेंगे, अनकलेक्टेबल अमाउंट। अब अनकलेक्टेबल अमाउंट कैसे निकलेगी आपकी? 96,000 का 2% आपने इसका निकाल लिया, 1,920 है, इसका 5% 3,650 है, इसका 10%, इसका 15% और इसका 30%, ठीक हो गया जी। ये आपका अनकलेक्टेबल अमाउंट आया हर बकेट का इंडिविजुअल। अब आपने टोटल अनकलेक्टेबल कर लिया कि टोटल अनकलेक्टेबल कितना है, तो आपने इसको हर बकेट के जो टोटल है इसको प्लस कर लिया कि टोटल इस वक्त हमारे पास अलाउंस में इतने होने चाहिए, 21,820 रुपए अनकलेक्टेबल अमाउंट है। अब आपने करनी है पास एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसे पास करेंगे? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं, या ओपनिंग अलाउंस हमारा 5,000 है। अब जरा देखते हैं एडजस्टमेंट। आपने निकाला एडजस्टमेंट का अमाउंट, पहले एडजस्टमेंट का अमाउंट निकालेंगे। कैलकुलेशन फॉर बैड डेट अमाउंट, यानी कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हिट आएगी आपको। इस वक्त आपके पास ओपनिंग अलाउंस कितना है? सवाल में जो दिया हुआ होगा आपको ओपनिंग अलाउंस, आपके पास ओपनिंग अलाउंस कितना है? आपके पास ओपनिंग अलाउंस है 5,000 रुपये। सवाल में आपको दिया हुआ होगा, आपने यहाँ पे लिख दिया 5,000, यह आपका आ गया ओपनिंग अलाउंस। अब लेस करेंगे इसमें से एंडिंग अलाउंस। एंडिंग अलाउंस आपके पास कितना आया? 21,820 जो आपने कैलकुलेशन से निकाला, यह आपके पास एंडिंग अलाउंस आ गया। या ऊपर आप एंडिंग अलाउंस लिखें और इसमें से माइनस कर दें आप ओपनिंग अलाउंस। एंडिंग अलाउंस ऊपर आ जाएगा और ओपनिंग अलाउंस नीचे आ जाएगा, ठीक है, ताकि प्लस माइनस की कैलकुलेशन में कोई एरर ना आ जाए। ये आ गया ओपनिंग अलाउंस। ओपनिंग अलाउंस आपका 5,000 है और एंडिंग अलाउंस आपका 21,820 जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब माइनस करने के बाद आपका अलाउंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो इंक्रीज हो गया, मतलब 5,000 आपके पास ऑलरेडी मौजूद थे अलाउंस में, प्रोविजन जिसको कहा जाता है। 5,000 रुपये प्रोविजन में आपने रखे हुए थे, लेकिन चूंकि अभी रखने आपको 21,820 है, तो मजीद आपको कितने की हिट लगी? तो इस साल जो आपकी हिट लगी है इंक्रीज अलाउंस को बैड डेट भी कहा जाएगा, बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है। यह आपका आ गया इंक्रीज अलाउंस या बैड डेट एक्सपेंस। 16,820 रुपए की आपको पीएनएल हिट लगी, मतलब आपका जो एक्सपेंस होगा इस साल का वो 16,820 रुपए होगा। 21,820 आपके अलाउंस में होने चाहिए, ऑलरेडी आपके 5,000 मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है उसकी तो हिट नहीं लगेगी आपको। हाँ, अगर ये डेबिट में होता, सवाल में बाज़ औक़ात कहा जाता है कि अलाउंस डेबिट में, लेट सपोज अगर
ये डेबिट में होता तो फिर क्या होता, एंडिंग होना चाहिए 21,820 और अलाउंस ऑलरेडी माइनस यानी कि डेबिट में, तो फिर आपको हिट कितने की लग जाएगी, एक तो 21,820 होने चाहिए, 5,000 रुपये ऑलरेडी माइनस में थे यानी कि अलाउंस माइनस में था, रिवर्स था, और टोटल आपको हिट कितने की लगी फिर 26,820 की। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम माइनस कर देंगे अलाउंस का, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब बाजू का सवाल में डेबिट भी आता है, बाजू का सवाल में क्रेडिट भी आता है, ठीक है। ये आपके पास अमाउंट आ गई और आपने एडजस्टमेंट एंट्री बना दी, एडजस्टमेंट एंट्री आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन गई 16,820 रुपए से। ये एडजस्टमेंट एंट्री कहलाती है। बाद औकात कहता है क्लोजिंग एंट्री भी बनाया, तो अगर ये कहे क्लोजिंग एंट्री बनानी है तो ये यहीं पे बना देता हूं मैं क्लोजिंग एंट्री। अगर ये सवाल में आपसे रिक्वायर्ड करे तब आप बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री, मतलब बैड डेट को क्लोज कर देना है। बैड डेट को क्लोज करेंगे, एक्सपेंस क्लोज होगा तो क्रेडिट हो जाता है, बैड डेट एक्सपेंस और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, और आपका डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड यानी कि बैड डेट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने चार्ज कर दिया, ये आपकी क्लोजिंग एंट्री बन जाती है। अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, यही वाला अमाउंट आ जाएगा 16,820 रुपये। ये आपकी थी एजिंग। एक बार रिव्यू करवा देता हूं ताकि अगर कोई चीज रह गई हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो वो बेहतर तरीके से आ जाए। एजिंग क्या होती है, कि जो कस्टमर के बैलेंस है हम उसे तोड़ देते हैं कि भाई इसमें कितना पुराना क्या बैलेंस है। अब आप खुद अज्यूम करें कि अगर मैं 50,000 रुपए के ऊपर 8% लगाऊंगा, ये अजम्पशन कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है। अब 50,000 रुपए में कुछ बैलेंस तो कस्टमर फौरन दे देगा, तो जितना ज्यादा आप इसको ब्रेक करके देखोगे तो उतना ज्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा कस्टमर का जो बैलेंस है वो उसके चांसेस कितने ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि कम पुराना बैलेंस है यानी कि नॉट येट ड्यू है तो उसके चांसेस कम है रिकवर, मतलब वो पैसा मिल जाएगा फौरन आपको, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आता, उसमें आप रिकंसाइलेशन भी कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो चांसेस नहीं होते उतने ज्यादा जो ओवर 90 डेज में चले जाते हैं। हम अपनी कंपनी की बात करें तो हमने अकाउंट रिसीवेबल पे बहुत काम किया है। मेरा जो मॉड्यूल था वो रिसीवेबल का ही था, और रिसीवेबल के अंदर अभी तो आपके बीकॉम लेवल पे इतना नहीं, हमारे यहाँ तो डे सेल्स आउटस्टैंडिंग निकाली जाती थी इसी बेस के ऊपर, एजिंग की बेस के ऊपर। तो जितना ज्यादा पुराना बैलेंस होता है, वो क्यों हो जाता है ज्यादा पुराना बैलेंस, वो कहीं ना कहीं कस्टमर से रिकंसिलेशन कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कस्टमर ने कोई पेमेंट दिया आपको और उसने कहा कि भाई मेरी रेमिटेंस एडवांस में फला फला इनवाइसिस की पेमेंट है, आपने उसको उस इनवाइसिस की जगह कोई और इनवाइसिस के साथ एडजस्ट कर लिया। होता है ना भाई, एक बिल तो है नहीं, एक कस्टमर फ्रीक्वेंसी में आपके साथ काम करता है, कभी एक बिल आएगा, एक महीने में 10 ट्रांजेक्शन होती है तो 10 बिल बनेंगे आपके। अब 10 में से 9 आपके कस्टमर से क्लियर हो चुके, एक बिल में कहीं क्वालिटी का इशू आ गया, कोई रेट का इशू आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई क्रेडिट नोट का इशू आ गया, व्हाट्सएवर, ये डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं इनवाइस के अंदर। अब वो अगर रिकंसाइल ना हो जाए प्रॉपर वक्त में, या अगर कॉरिस्पॉन्डिंग क्लियर ना हो, तो वो पुराना बैलेंस होगा, कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा। वो होते 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 पहले वो नोट येट ड्यू में जाएगा, फिर वो 130 डेज में जाएगा, फिर वो 31 से, फिर 61 से, फिर ओवर 90 डेज में चला जाएगा। ओवर 90 डेज में चला गया तो इट्स मीन कि उस इनवाइस के ज्यादा कम चांस, बल्कि कम चांसेस हैं कि वो आपको पैसे मिल जाए। तो वहां पे फिर कंपनी क्या कर रही होती है कि वो अपनी पॉलिसी ऐसी बनाती है कि ओवर 90 डेज के ऊपर अपने अकाउंट से उसको एक्सपेंस चार्ज कर देती है, मीन्स ये अज्यूम कर लेती है कि ये पैसा नहीं आएगा। और एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो कहता है कि आपको लॉस नजर आ रहा है तो आपको अकाउंट्स में अकाउंट फॉर आज ही करना होगा, जबकि रेवेन्यू को या इनकम को या प्रॉफिट को जब तक वो रियलाइज ना हो जाए तब तक आप अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये आपका प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, जो अजम्पशन देता है। तो आपने यहाँ पे अगर आपको राइट ऑफ है तो आपको अपने अकाउंट में इसी साल एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी राइट ऑफ की, ताकि आपका जो
अकाउंटिंग है वो प्रॉपर बेस पे चलता रहे। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी इंशाल्लाह। और भी अकाउंट से रिलेटेड बहुत वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट के साथ और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम वीडियोस बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।